स्वागत है आप सभी लोगों का आईटी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम लोग फिर से उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे, तो इतिहास के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लिया था। आगे हमको बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ना था। वहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो है कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमने इससे पहले आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें 5 कंपनियां भारत में व्यापार करने आती हैं। तो उन कंपनियों से रिलेटेड जो है एक प्रकार से चार्ट तैयार किया गया है। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कई बार परीक्षा में डायरेक्टली सवाल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहीं से डायरेक्ट जो है परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। इस वजह से जो है परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इसको जो ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, बात करते हैं कि भारत में यूरोपीय जो कंपनियां थी इनके आगमन का क्रम क्या था। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पिछली क्लास में बताया गया, लेकिन इन सबको एक साथ जो है एक चार्ट के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो कंपनियों का जो आने का क्रम था वो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये कंपनियों के आने का क्रम है व्यापार के लिए जो आती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि किस जो कंपनी है उसकी स्थापना किस नाम से होती है। यानी जो पुर्तगाली कंपनी थी उसको भारत में किस नाम से जानते थे। डच कंपनी थी, इसका जो है भारत में किस नाम से इसको जाना जाता है ना। तो एक प्रकार से हम कंपनी के नाम के बारे में जानेंगे। फिर तीसरी चीज़, उसकी कंपनी की स्थापना कब हुई, और चौथा, फिर उस कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई और कब लगाई। तो आइए इसको समझा जाए। तो सबसे पहले कौन आते हैं जी? पुर्तगाली आएंगे। पुर्तगाली आते हैं, कब आते हैं? 1498 ईस्वी में आते हैं। इनकी जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? एस्तादो दा इंडिया। अब ये सवाल पूछा गया कि जो पुर्तगालियों के द्वारा व्यापारिक कंपनी की जो स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो एस्तादो दा इंडिया। ठीक है, 1400 कब स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में। ये जब भारत आए तो भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? तो पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाए थे। कब लगाए थे जी? 1503 ईस्वी में। कोचीन कहाँ है? केरला में है। दूसरा कुन्नूर, यहाँ पे कब लगाए? 1505 में। तीसरा फिर गोवा 1510 ईस्वी में। तो कभी कभी आप देखेंगे कि परीक्षा में जो है फैक्ट्री की स्थापना को लेकर के भी जो है सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी फैक्ट्री कब लगाई, या पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। तो पहली फैक्ट्री कोचीन, गोवा में 1510 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी जो कंपनी आई थी वो आई थी डच। डच को हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो थे इनको कहा जाता था। इनकी जो कंपनी थी उसका नाम था वेरिनिगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसको बोला जाता है VOC, वेरिनिगे ओस्ट इंडिसे कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। और डचों ने जो सबसे पहली फैक्ट्री भारत में लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, तीसरी जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो ब्रिटिश आई थी, अंग्रेज आए थे। इनकी जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इसका एक दूसरा भी नाम था जिसको क्लास में आपको बताया गया है, एक लंबा सा नाम है उसका। तो हालांकि उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1600 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि अगर परीक्षा में आपके सवाल ये पूछा जाए कि कंपनी जो थी यूरोपीय कंपनियों की भारत में आगमन का क्रम क्या है, तो आगमन क्रम तो आपको यही होगा, पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, ब्रिटिश आएंगे, डेनिश आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। ये आगमन का क्रम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि कंपनी की स्थापना को लेकर के कंपनी की स्थापना को लेकर के जो यूरोपीय कंपनी है इनका जो आगमन है या इनका जो अरेंजमेंट है उसका जो क्रम है उसको बताइए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आप कि पुर्तगालियों के द्वारा कंपनी की स्थापना कब की गई? 1498 में। डचों के द्वारा 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश के द्वारा 1600 में, कहीं कहीं आपको 1599 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर स्थापना वर्ष की बात की जाएगी तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, उसके बाद में ब्रिटिश आएंगे, फिर उसके बाद में डचों का नंबर आएगा, क्योंकि डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। तो जब स्थापना वर्ष को लेकर के बात की जाएगी तो सेकंड पोजीशन ब्रिटिश का होगा, थर्ड नंबर पर डच आएंगे। लेकिन अगर भारत आने की बात की जाएगी तब तो आपका यही क्रम होगा, पहले डच आएंगे फिर ब्रिटिश आएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद डेनिश की हम बात करते हैं, ब्रिटिश की हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1611 ईस्वी में। हालांकि ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी। और दूसरी जो फिर अस्थायी फैक्ट्री लगाते हैं वो सूरत में लगाते हैं। कब लगाते हैं? 1613 ईस्वी में। इन दोनों में से आपकी परीक्षा में, कई परीक्षाओं में देखेंगे सवाल पूछा गया है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली
अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो वो मछलीपट्टनम में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद फिर डेनिस आते हैं, डेनमार्क के जो निवासी थे। इनकी जो कंपनी थी उसका नाम क्या था, एशियाटिक कंपनी। इसकी स्थापना कब होती है, 1616 ईस्वी में होती है। इन्होंने ट्रंकोवार में 1620 ईस्वी में, और सेरामपुर जो कि आपका पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर 1676 ईस्वी में ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी एक जो कंपनी थी उसका नाम क्या था, व्यापारिक कंपनी का, कंपनी द एंड ओरिएंटल। स्थापना कब होती है, 1664 ईस्वी में होती है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सूरत में 1668 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में लगाई थी। तो ये था कंपनी के आने का क्रम, फिर कंपनी का नाम, कंपनी की स्थापना कब हुई, और फिर फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, किस जगह पे हुई। समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूरोपीय जो कंपनी थी, इनके जाने का क्रम था। जाने का क्रम के बारे में जाना जाए तो यहाँ पर एक बात आप देखेंगे कि सबसे पहले आए कौन थे, पुर्तगाली। सबसे बाद में गए कौन, पुर्तगाली। ठीक, ये एक चीज आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए, पुर्तगाली। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले जो जाते हैं वो पहले डेनिश जाते हैं। डेनिश जाएंगे, उसके बाद में फिर डच जाएंगे, उसके बाद फिर ब्रिटिश जाएंगे, फिर फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में पुर्तगाली। यह पर एक चीज देखिए, याद रखिएगा, यहां से भी परीक्षा में सवाल बन जाता है। कंपनियों के आने का क्रम, कंपनियों के जाने का क्रम व्यवस्थित करिए। तो जाएंगे सबसे पहले डेनिश, डेनिश के तुरंत बाद में डच जाएंगे, डच के बाद में ब्रिटिश। ब्रिटिश आपको पता ही भारत छोड़कर कब जाते हैं, 1947, जब भारत आपका आजाद होता है 1947 ईस्वी में। अंग्रेज छोड़कर के भारत छोड़कर के जो है चले जाते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत छोड़ करके जाते हैं, और फिर उसके बाद 1961 ईस्वी में पुर्तगाली जो है वो भारत छोड़ करके जाते हैं, जो कि अंतिम रूप से गोवा पर अधिकार किए थे। गोवा को छोड़ करके जाते हैं 1961 में। तो यहां पर देखेंगे कि अगर सन के हिसाब से भी अगर याद करेंगे आप, तो ये भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेज गए, उसके बाद फिर फ्रांसीसी गए, उसके बाद में पुर्तगाली गए। 47 में कौन गया, ब्रिटिश, 54 में फ्रांसीसी, और 61 में पुर्तगाली। देखेंगे इन दोनों के बीच में लगभग 7 ईयर का डिफरेंस होगा, 7 साल का। 47 में 7 जुड़ी 54 आएगा, 54 में फ्रांसीसी गए और 61 में पुर्तगाली गए। तो ये ब्रिटिश कंपनियों के जाने का क्रम था। इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सवाल कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली यहाँ से। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत में, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, यानी बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, बक्सर का जो युद्ध था ये क्यों लड़ा गया, कारण क्या था, है ना। फिर इस युद्ध में इसका परिणाम क्या हुआ और फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में समझा जाए। तो सबसे पहले, क्योंकि हमको पढ़ना है बक्सर के युद्ध के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये जो बक्सर का युद्ध था ये लड़ा गया था आपका 22, कहीं कहीं आपको 23 लिखा हुआ मिलेगा, अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक, यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा एक बात को, कि अगर किसी भी युद्ध के बारे में हमको पढ़ना है, कोई भी युद्ध हो, चाहे वो प्लासी का हो, चाहे बक्सर का हो, चाहे वांडीवास का हो, चाहे कर्नाटक का हो, तो किसी भी युद्ध को अगर आपको बेहतर तरीके से याद करना है, समझना है, तो उसमें आपको 3 चीज़ें ही आपको बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी। पहला चीज़ तो ये कि हम किसी भी युद्ध की बात कर रहे हैं, कोई भी युद्ध हो वो क्यों लड़ा गया, पहला क्वेश्चन। कारण क्या था कि युद्ध की संभावनाएं बनी, युद्ध की परिस्थितियां बनी, युद्ध क्यों लड़ा गया, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा, आप ये तय करिए कि उस युद्ध का फिर परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। ठीक है, कौन जीता, कौन पराजित हुआ, किसी किसी बीच में लड़ा गया। और फिर तीसरा कि उस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उसका महत्व है। यही 3 चीज आपको समझना है। तो
तो आइए इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि जो बक्सर का युद्ध था ये क्यों लड़ा गया, कहने का मतलब है इसका कारण क्या था, इस युद्ध के होने का कारण क्या था। दूसरा चीज, फिर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, और फिर तीसरा, इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। इन तीनों चीजों के बारे में ये समझा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की। तो बक्सर के युद्ध के पहले आपको प्लासी का युद्ध पढ़ाया गया। प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज विजयी हुए, सुजाउद्दौला मारा गया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। तो 1757 जो था एक प्रकार की बंगाल की क्रांति थी। यहां पर एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, बंगाल में हम 3 क्रांति पढ़ते हैं। बंगाल में कितनी क्रांति हुई थी? 3 क्रांति हुई थी। पहली क्रांति कब हुई थी? 1757 की क्रांति, वही जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये पहली क्रांति थी, कहाँ की? बंगाल की। ठीक है। दूसरी जो क्रांति थी वो था 1760 ईस्वी की क्रांति। इसमें क्या हुआ था? इसमें मीर जाफर को अपदस्थ किया गया, उसको नवाब के पद से हटाया गया। मीर जाफर को अपदस्थ किया गया उसके पद से। तीसरी जो क्रांति है उसको हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, यानी 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के रूप में। ठीक, ये 3 क्रांतियां थी। तो 1757 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 17 देखिए हुआ क्या 1760 में कि मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना तो इसने क्या किया कि क्या कहते नवाब जब बना ये, तो इसने क्या किया, अंग्रेजों को भारी मात्रा में धन दिया। लगभग पढ़ने को मिलता 2 करोड़ रुपए दिया था इसने, इसको अंग्रेजों को, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। तो जब तक इनके पास पैसा था देते रहे। एक ऐसा समय आया कि इनके पास पैसा क्या हुआ, मतलब ये एक जो है कमजोर हो गए, इनकी शक्ति क्षीण हो गई। ये अब अंग्रेजों की और सेवा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि जो है अब हम आपकी सेवा और नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों ने कहा इनको हटाओ, अब ये हमारी जो है महत्वाकांक्षा, जो हमारी इच्छा उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो इनको बंगाल के जो नवाब का पद है उससे हटाया जाए। तो देखेंगे मीर जाफर को हटाया जाता है, अपदस्थ किया जाता है, और बनता कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है। अब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो बदले में ये अंग्रेजों को 29 लाख रुपए देता है। कितना देता है? 29 लाख रुपए। किस लिए देता है? बंगाल का नवाब बनने, जो बंगाल का नवाब इसको बनाया गया। अब अंग्रेजों को उम्मीद थी कि मीर कासिम बेहतर करेंगे, लेकिन सेम अंग्रेजों के जैसा अंग्रेज सोचते उसके बिल्कुल विपरीत होता है। मीर कासिम क्या करता है? सबसे पहले ये अपनी राजधानी चेंज करता है। राजधानी इसने क्या किया? अपनी राजधानी क्या बनाई? मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई। क्या बनाई अपनी राजधानी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई। अब मुंगेर में इसने क्या किया कि वहां पर इसने तोप कारखाना लगाया और बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। बंदूक गोला, तोपखाना, इसकी फैक्ट्री लगाई। अब इसके बाद फिर जो है यहीं से आप देखेंगे कि जो मीर कासिम के द्वारा जो ये काम किया जा रहा था, तोपखाना का और गोला बारूद की फैक्ट्री लगाई जा रही थी, यही से कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में तनाव बढ़ जाता है। अब कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूछती है बंगाल के नवाब से कि ये तोपखाना है तुम काहे लगा रहे हो, इसकी स्थापना क्यों कर, तुमको आखिर डर किससे है, आप किससे युद्ध आप किससे लड़ेंगे, आपका दुश्मन कौन है। तो कैसे कहे कि मीर कासिम जो है आप ही हमारे दुश्मन है। अंग्रेजों से हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि जैसे ही ईरान कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है, अमेरिका तुरंत प्रेशर डालता है, काहे आखिर ये आप क्यों कर रहे हो, कौन है आपका दुश्मन। अब ईरान की हिम्मत तो है नहीं क्यों कहे अमेरिका से कि आप ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। खैर छोड़िए उसको। तो वही वहाँ पर यही स्थिति बनी। इसके बाद फिर देखेंगे कि हुआ क्या कि सबसे जो प्रमुख कारण बना बक्सर के युद्ध का वो ये था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब की न्यायिक जो शक्ति थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का जो नवाब था इसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि नवाब ही सब कुछ है कि या फिर जो है कंपनी सब कुछ है। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि 1762 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे कि मीर कासिम ने क्या किया कि जो अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी को टैक्स नहीं देना होता था। क्यों? क्योंकि 1717 ईस्वी का जो शाही फरमान जारी हुआ था फर्रुख शेर के द्वारा, उसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में करमुक्त व्यापार करने का एक प्रकार से अधिकार दिया गया था।
किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में। तो यहाँ पे मीर कासिम ने क्या किया, कहा कि जो है जब अंग्रेजों को जो है अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे हैं तो जो भारतीय व्यापारी हैं इनसे भी कर लेना बंद कर दिया गया। अब यहीं से अंग्रेज बौखला गए एकदम से, कहा अरे ये क्या हुआ। अच्छा, जब मीर कासिम ने कर लेना बंद कर दिया, इससे क्या हुआ, जो भारतीय व्यापारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, इनके बीच का जो अस्तर था वो समाप्त हो गया। अंग्रेजों का जो विशेषाधिकार एक प्रकार से प्राप्त था कि उनको टैक्स नहीं देना है, क्या कहते हैं, बंगाल में, वो जो विशेषाधिकार था उनका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप देखेंगे यही सब चीजें हैं जो कारण बनती हैं बक्सर के युद्ध का। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिणाम की। हाँ, कारण बना। अब कारण के बाद हम जानेंगे ये जो युद्ध था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये जो बक्सर का युद्ध था ये संयुक्त सेना थी। क्या थी? संयुक्त सेना थी। और दूसरी तरफ कौन थी? अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना थी। हम संयुक्त सेना की बात करते हैं। संयुक्त सेना के अंतर्गत 3 सेनाएं थीं। कौन कौन थे? एक तो आपके ये बंगाल के नवाब ही थे, दूसरा अवध के नवाब, और तीसरा जो मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह। ठीक है। तो बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर कासिम। हालांकि इसे नवाब के पद से हटा दिया गया था, मीर जाफर को पुनः जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। जब देखा कि मीर कासिम ये सब षड्यंत्र रच रहा है तो अंग्रेजों ने इनको हटा दिया 1763 ईस्वी में। अब बनाया किसको फिर? मीर जाफर को। हालांकि इसके पहले, इस युद्ध के पहले भी मीर कासिम कई सारे युद्ध लड़ता है, किससे? अंग्रेजों से, और वो पराजित होता है। पराजित होने के बाद में फिर भाग करके जाता है अवध के नवाब के पास। अवध के जो नवाब था वो था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था जी? सुजाउद्दौला। और जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध के सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लोग आपस में मिल करके संयुक्त सेना बनाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध अभियान छेड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और आप समझना है कि ये कारण क्या था, ये तीनों संयुक्त रूप से सामने आए। तो इसकी चर्चा हम आगे क्लास में आपको करेंगे, समझाएंगे वहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरी तरफ कौन सी थी? अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना में जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था कैप्टन मुनरो। इस बात को याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जो बेटर आप बक्सर था, यानी जो बक्सर का युद्ध था, ये जो लड़ा जा रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कैप्टन मुनरो कर रहा था। समझ पाए आप लोग जी? तो जो बक्सर का युद्ध था ये संयुक्त सेना के बीच में और किसके बीच में? अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ा जा रहा था। ठीक है। होता क्या है कि परिणाम स्वरूप इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। कौन विजयी होता है? अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है और ये तीनों जो है क्या होते हैं? पराजित होते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम को लगा कि जब जो है अब युद्ध हाथ से निकल रहा है, अंग्रेज विजयी हो रहे हैं, तो ये मैदान को छोड़कर के भाग जाता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने जैसे देखा कि युद्ध अंग्रेजों की तरफ जा रहा है, उसका परिणाम ये तुरंत जो है अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं। ठीक है। और सुजाउद्दौला भी क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना करते समर्पण तो मारे जाते, तो आत्मसमर्पण कर दिया। ये था इसका परिणाम। परिणाम क्या हुआ बक्सर के युद्ध का? अंग्रेजी सेना विजय को प्राप्त हुई और जो संयुक्त सेना थी ये पराजित हुई। संयुक्त सेना के रूप में आपको बताया गया बंगाल, अवध और मुगल बादशाह थे। बंगाल का था मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या चीजें हुई। तो बक्सर के युद्ध के बाद में संधि होती है। जो ये मुगल बादशाह थे, अवध का जो नवाब था, बंगाल के नवाब थे, इनसे और जो अंग्रेजी सेना थी, इनके बीच में क्या होता है? समझौता होता है, एक संधि होती है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि के रूप में। एक समझौता होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इलाहाबाद की संधि के रूप में पढ़ा जाता है। इलाहाबाद में के अंतर्गत 2 संधियां हुई थी। तो हम बात करते हैं पहली संधि की, कि पहली संधि क्या थी। देखिए, सबसे जो पहली संधि थी ये किसके किसके बीच हुई थी? तो जो पहली संधि थी ये हुई थी शाह आलम
द्वितीय, ठीक है, जो कि क्या था, मुगल बादशाह था। दूसरा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और जो बंगाल का नवाब था वो था नजमुद्दौला। ध्यान दीजिएगा, जब मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो पुत्र था नजमुद्दौला, इसको बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक चीज और ध्यान से समझिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त या अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब किसे बनाया गया था। तो जो प्रथम नवाब जो बना था अंग्रेजों के संरक्षण में, वो कौन बना था, नजमुद्दौला बना था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये अंग्रेज संरक्षण प्राप्त था, कहने का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा इसको जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। समझ पा रहे हैं जी। तो इन तीनों के बीच में समझौता होता है, संधि होती है, जिसको हम पढ़ते हैं इलाहाबाद की संधि के रूप में। ये होता कब है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होता है। ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होता है। और जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में लड़ा गया था। 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। अब इलाहाबाद की संधि में पहला पॉइंट क्या था, इसमें क्या हुआ कि संधि के तहत जो कंपनी थी, कंपनी ने मुगल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय से जो है कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसकी दीवानी ले ली। किसने ले लिया, कंपनी ने। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्लासी के युद्ध में खाली बंगाल पर अधिकार हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों की क्या की, दीवानी ले ली। किसने, कंपनी ने। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरी जो समझौता हुआ था, क्या हुआ था इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो नवाब, कंपनी ने क्या किया, अवध के नवाब से, कंपनी ने क्या किया कि जो अवध का नवाब था, अवध का नवाब कौन था जी, शुजाउद्दौला। अवध के नवाब से कड़ावाल और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, कड़ा वर्तमान में आपका कौशाम्बी जिले के अंतर्गत मिलेगा, कड़ा और इलाहाबाद, ये जो दो एरिया थे इनको लेकर के किसको दे दिया, इसको दे दिया मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम। समझिएगा इस बात को। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कंपनी ने जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद को लेकर के किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी ने मुगल सम्राट को, जो शाह आलम द्वितीय थे, इनको 26 लाख रुपए वार्षिक, कितना जी, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की मंजूरी दी। ये देगा कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। बदले में उसने क्या किया है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की पहली संधि थी जिसमें 3 चीजें हुई। पहला क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली कंपनी ने। दूसरा, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र को छीन लिया और इसको किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को। तीसरा पॉइंट क्या था कि कंपनी ने शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया, इस बात को स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी, दूसरी संधि की हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी, इसमें ये जो कड़ा और इलाहाबाद था, 2 एरिया था आपका, कड़ा और इलाहाबाद, इसको छोड़कर बाकी जो क्षेत्र था उसको अवध को नवाब को दे दिया। अवध के नवाब, इसको जो छोड़कर जो शेष एरिया बचा था अवध वाला, वो सब पूरा किसको दे दिया, अवध के नवाब को दे दिया। बदले में क्या हुआ, बदले में कंपनी द्वारा अवध में एक सेना रखी गई। अवध में एक सेना जो रखी गई थी वो अंग्रेजी सेना थी, भारतीय सेना नहीं थी। कंपनी द्वारा अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी गई और सेना जो रखी गई थी वो इस शर्त पर रखी गई थी जो अंग्रेजी सेना का जो खर्च होगा, इस खर्च का भी वहन कौन करेगा, अवध का नवाब करेगा। सेना रखने का जो खर्च था इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, वो कौन लेगा, वो अवध का नवाब लेगा। और तीसरा काम क्या हुआ, इसमें अवध का जो एरिया था इसको भी क्या किया गया, कर मुक्त व्यापार कर दिया गया। यहां से भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। और चौथा चीज क्या हुआ था
कि जो चुनार का किला था, चुनार कहाँ है जी? मिर्जापुर के पास में। चुनार का जो किला था इस पर अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का, यानी इस किला को अंग्रेजों ने ले लिया। तो ये थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। अच्छा, जो सेकंड संधि हुई थी ये किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अवध के नवाब के बीच में और किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसको भी चाहे आप नोट कर लीजिएगा। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी ये किसके बीच में हुई थी जी? अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बीच में और किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ये हुआ कब था जी? ये हुआ था 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त को वो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी और 16 अगस्त को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। ठीक है, तो ये परिणाम आपका निकल करके आया। एक रिजल्ट जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद आया था, अंग्रेजों की विजय प्राप्त करने के बाद। अब हम बात करते हैं इसके बाद फिर क्या हुआ, है ना, कि जो संधि हुई बक्सर के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधि हुई, इसके बाद में क्या हुआ। तो इसके बाद होता क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है जी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है। अब ये द्वैध शासन क्या है? क्योंकि टाइम हो चुका है, समय नहीं है कि आपको आज द्वैध शासन के बारे में बताया जाए कि द्वैध शासन क्या था। अगली क्लास में इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना, कि द्वैध शासन क्या था, इसकी स्थापना क्या कारण था कि जो है द्वैध शासन इसकी शुरुआत हुई, फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, किस प्रकार से इसको नष्ट किया गया। द्वैध शासन ने किस प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। परिणाम स्वरूप देखेंगे बंगाल में अकाल पड़ जाता है, लाखों लोग जो है मारे जाते हैं। उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। अब आइए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे नोट्स के बारे में। ढेर सारे बच्चों का, लोगों का जो है वो आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर नोट्स प्रोवाइड कराइए, नोट्स जो हमको दीजिए, या फिर अगला सवाल है नोट्स कैसे बनाया जाए। ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे कि जो नोट्स है, नोट्स बनाना भी एक कला है। नोट्स बनाना भी क्या है? एक प्रकार की कला है। तो नोट्स अधिक, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है कि हम आपको हर एक बात विस्तृत रूप से बता सकें या फिर उसको हम आपको नोट कराएं। ये काम यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे बस खाली चीज़ों को हम आपको समझा सकते हैं। आपको करना है कि इसी चीज़ को समझ करके आपको अपनी कॉपी में जो चीज़ आप समझते हैं उसको नोट करना है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जितनी भी बातें हैं पॉइंट टू पॉइंट आप उसको नोट करते चलिए, वही आपका नोट्स नहीं। वो आपको सिर्फ समझना है। समझने के बाद में आप किस तरीके से उसको समझ पाते हैं, ये चीज़ गेन करके वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए, जैसे अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया बक्सर का युद्ध। क्या पढ़ाया जी? बक्सर का युद्ध हमने आपको पढ़ाया। अब बक्सर का युद्ध अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानें कि बक्सर है कहाँ। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या जानना है कि इसका किस जगह पे बक्सर आपका है। फिर दूसरा कारण आप जानेंगे कि जो बक्सर का युद्ध था ये कब लड़ा गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर तीसरा चीज, जो बक्सर का युद्ध था ये लड़ा क्यों गया, इसका कारण क्या था। चौथा चीज, किससे किसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। फिर पांचवा, इसका परिणाम क्या हुआ। और फिर इसके बाद में इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका महत्व क्या हुआ, इस युद्ध का महत्व क्या था। बस बक्सर के युद्ध आपका समाप्त। अब ये चीज लिखने के बाद आप नीचे क्या करेंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, कोई भी टॉपिक आपका, उसको लिखने के पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप उस पर यह सर्च करें कि उस टॉपिक से किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, आप उसमें खाली पढ़े जा रहे हैं। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इतिहास बहुत आपको पहली क्लास में बताए थे कि इतिहास का सिलेबस काफी बड़ा है। अगर आप चाहकर भी जो है पूरे इतिहास को रट नहीं सकते, ना ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। और हमने आपको यह भी बताया था कि इतिहास पढ़ करके हमको इतिहासकार नहीं बनना है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, हमको इसलिए पढ़ना है कि हम उस सवाल को कर पाए। तो जरूरी ये है कि आप ये जान पाए कि आखिर हमारे हिस्ट्री पोर्शन में क्वेश्चन बनता कहाँ से और किस प्रकार से बनता है। ठीक है। तो आपने बक्सर का युद्ध पढ़ा, तो अब आप यहां से जाने कि बक्सर के युद्ध से आखिर परीक्षा में सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को ढूंढिए और इसी के जस्ट नीचे आप लिख दीजिए, जैसे बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया। क्वेश्चन ढूंढिए, बक्सर जो है ये है कहाँ, किसके किसके बीच में लड़ा गया। अब अगला सवाल, बक्सर का जब आपने पढ़ा कि बक्सर का युद्ध संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था, तो संयुक्त सेना के रूप में अवध का नवाब कौन था। फिर जो है बंगाल का नवाब कौन था, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कैप्टन मनरो कर रहा था।
इस तरीके से आप अपने नोट्स को व्यवस्थित ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि समय नहीं है कि इस पर और हम चर्चा करें, तो आगे अगर आपको इस प्रकार कोई समस्या होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8081043225। कोई भी आपको नोट्स को लेकर के कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आज आप इस पर कांटेक्ट करके जो हमसे पूछ सकते हैं। अपनी क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम बंगाल में द्वैध शासन के बारे में आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स।